तारीख 14 दिसंबर साल 1997। जगह 10 जनपद सोनिया गांधी का आवास था और बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी ममता बनर्जी। मुलाकात के लिए ममता बनर्जी को एक समय दिया जाता है और इस दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी में मुलाकात शुरू होती है जो काफी देर तक चलती रहती है। ममता इस दौरान सोनिया गांधी से निवेदन करती हैं कि उन्हें अब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने की जरूरत है। हालांकि सोनिया गांधी सभी बातों को गौर से सुनती तो हैं, लेकिन उन्हें अपने मन में ही रखती हैं। वो कुछ भी कहने से मना कर देती हैं। देर तक चली इस मुलाकात का कोई निष्कर्ष न निकलने के चलते कांग्रेस से पूरी तरह निराश हो चुकी ममता वापस कोलकाता लौट जाती हैं और यहीं से शुरू होती है भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत। कैसे कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने अपनी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, आज के फैक्ट्स एंड फिगर्स में जानेंगे। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। पत्रकार कल्याणी शंकर की किताब है पेंडोरास डॉटर्स, जिसमें वे बताती हैं कि सोनिया गांधी और ममता की मुलाकात के लिए ममता को खुद सोनिया गांधी ने बुलाया था, जिसके बाद ममता अपने करीबी सहयोगी अजीत पांजा और सुदीप बंदोपाध्याय के साथ दिल्ली पहुंची हुई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद ममता अक्सर सोनिया गांधी से मिलने जाया करती थी, जिसके चलते दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग देखी जा रही थी। इस बार मुलाकात के दौरान एक बार फिर ममता ने सोनिया गांधी को आगे आकर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए मनाने की कोशिश की। ममता के मुताबिक मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने कहा, मैं अध्यक्ष नहीं बन सकती, मैं विदेशी हूं, हर कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। और यहीं से शुरू हो जाती है ममता की नई पार्टी बनने की कहानी। जब अपनी तरफ से सोनिया ने ममता को नई पार्टी शुरू करने से रोका तो ममता बनर्जी गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी और अपनी राजनीतिक मजबूरियों के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। इस बीच सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस को ममता के साथ बैठकर एक नोट तैयार करने को कहा। जब इस बैठक से भी कुछ हल नहीं निकल सका तो ममता को एहसास हुआ कि नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की तारीख तो 17 दिसंबर है और ये उन्हें चुनाव आयोग में पर्चा दाखिल करने से रोकने की एक चाल मात्र थी। वो सभी परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए पहले ही नई पार्टी के गठन की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया था। वो पार्टी के चिन्ह, संविधान और कागजी कार्यवाही करने में जुट गई थी। चूंकि ममता और उनके सहयोगी खुद को असली कांग्रेस मानते थे, इसलिए संविधान कांग्रेस के संविधान की तर्ज पर बनाया जा रहा था। 17 दिसंबर 1997 को एक ही दिन में कई घटनाएं घटित हुई। सोनिया गांधी की ओर से पर्चा दाखिल न करने का दबाव आ रहा था। यहां तक कि कांग्रेस ने ममता के भाई को अप्रोच किया और उनके माध्यम से ममता को मनाने की कोशिश की गई ताकि वो कोई नई पार्टी न बनाए। लेकिन ये ममता तय कर चुकी थी कि वो नई पार्टी तृणमूल के लिए पर्चा दाखिल करेंगी और दस्तावेज भी चुनाव आयोग के बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। लेकिन ममता जानती थी कि कांग्रेस कोई और चाल भी चल सकती है, इसलिए कांग्रेस की किसी भी चाल से बचने के लिए एक एक कदम चतुराई से उठाया जा रहा था। वहीं ममता को अभी भी उम्मीद थी कि कांग्रेस के साथ कोई समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दिन आया 19 दिसंबर सुबह 10:30 बजे ममता बनर्जी को सोनिया गांधी का बुलावा आता है। सोनिया के आवास पर एक बैठक होती है और एक प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसे लेकर कोई घोषणा कभी नहीं की जाती। बजाय कि घोषणा की जाती, हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी एक बयान देते हैं। ममता जी को अभियान समिति के संयोजक के रूप में चुना गया है। अब ये कांग्रेस की ओर से फेंका गया आखिरी पासा था और चाल अब भी ममता को ही चलनी थी। बहुत जल्द अंतिम फैसला भी आ जाता है। ममता और उनके सहयोगी 22 दिसंबर 1997 को नई पार्टी बनाने का ऐलान कर देते हैं, जिसे नाम दिया जाता है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल यानी ग्रास रूट। ममता बनर्जी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब बुलाई जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और उसी बीच उन्हें एक खबर मिलती है कि उन्हें और उनकी पार्टी के लोगों को कांग्रेस से निकाल दिया गया है और इस तरह दशकों पुरानी पार्टी में उनके कार्यकाल का अंत हो जाता है। आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की शुरुआत कर दी जाती है और बंगाल की राजनीति में एक नए दल के साथ एक नए नेता का उदय हो जाता है। ममता शुरुआत से ही पार्टी पर कड़ी पकड़ बनाकर चलती हैं। अजीत पांजा कहते थे, ममता की पूजा उनके चरित्र के कारण नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व के कारण की जाती है। लेकिन ममता के साथ समस्या यह है कि वो उम्मीद करती हैं कि हर कोई उनके जैसा हो। नई पार्टी के गठन के कुछ ही दिनों बाद से ही ममता बनर्जी समता पार्टी की अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अक्सर आती जाती नजर आने लगती हैं।
अगले महीना लोकसभा चुनाव कराए जाने थे। जब फरवरी में चुनाव होने लगे तब ममता भी समता के रास्ते जाती दिखी। इस तरह अब उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होना तय हो चुका था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और टीएमसी पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिल जाती है, जो उस समय की बहुत बड़ी जीत मानी जाती थी। लेकिन क्या कांग्रेस से अलग होने की असली वजह यही थी कि ममता के निवेदन पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद लेने से मना कर दिया था? दरअसल ममता के कांग्रेस को छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था 1996 में। उस वक्त ममता बंगाल यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी, लेकिन ममता की नजर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनी हुई थी। उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ करते थे। उन्होंने अपने चहेते सोमेन मित्रा को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन ममता और सोमेन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके बीच 36 का आंकड़ा हुआ करता था। ममता सोमेन को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनके वामपंथियों के साथ मित्रवत संबंध हुआ करते थे, जिसके चलते 1997 में कोलकाता में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सत्र के दौरान कांग्रेस में बगावत साफ होने लगी थी। पेंडोरास डॉटर्स में लेखक लिखती हैं कि मैं इस कार्यक्रम को कवर करने गई थी और 9 अगस्त 1997 के एआईसीसी सत्र के दौरान जो कुछ हुआ वो मैंने खुद देखा। कांग्रेस में भी वर्किंग कमेटी के चुनाव होने थे। बैठक की अध्यक्षता सीताराम केसरी ने की, लेकिन असली खबर स्टेडियम के बाहर ममता द्वारा आयोजित एक रैली को लेकर हो रही थी। इंडोर बनाम आउटडोर एक बड़ा विवाद बन चुका था। दूसरी बड़ी खबर सोनिया गांधी की मौजूदगी की थी, जो कि तब तक सियासत से दूर रह रही थीं। अटकलें लगाई जा रही थीं कि वो जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने सत्र के दौरान मंच पर बैठने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन प्रतिनिधियों के जोर देने पर वो 7 मिनट का छोटा भाषण देने के लिए सहमत हो गईं। उन्हें ममता की रैली को भी संबोधित करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सीताराम केसरी ने ममता को रैली करने से रोकने की पूरी कोशिश की और कई कांग्रेस नेताओं को उन्हें मनाने भेजा, लेकिन ममता अपनी जिद पर अड़ी रहीं। एक तरफ इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो दूसरी तरफ ममता की रैली में हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे थे। भीड़ देखकर ममता गदगद दिखीं और उन्होंने ऐलान किया, हमारी रैली में आने वाले लोग ही असली ग्रास रूट कांग्रेस वर्कर हैं। बहरहाल रैली भी खत्म हो गई और कांग्रेस का अधिवेशन भी, लेकिन इसके बाद सोमेन मित्रा और ममता बनर्जी की लड़ाई सतह पर आ गई। दोनों तरफ से होने वाली रोज रोज की बयानबाजी से साफ हो गया कि ममता बनर्जी के अब कांग्रेस पार्टी में गिनती के दिन बचे हुए हैं और दिसंबर 1997 में साफ हो गया कि ममता अब पार्टी में नहीं रहेंगी। तमाम बैठकें हुई, ममता को मनाने की कोशिशें की गई, लेकिन वो नहीं मानी और अंततः 1 जनवरी 1998 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के महज 13 सालों के भीतर पश्चिम बंगाल में दशकों से जमी वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंक कर ममता ने अपनी पार्टी को सत्ता में पहुंचाया था। साल 2011 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने अकेले अपने बूते ही तृणमूल कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। ममता ने कभी अपने फैसलों पर अफसोस नहीं जताया। जिद और टकराव की इस राजनीति ने ही उनको कामयाबी दिलाई है। उनकी छवि धीरे धीरे एक ऐसे नेता की बन रही है जो केंद्र की एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री, भाजपा और उसके ताकतवर नेताओं से भी दो हाथ करने से नहीं डरती। राज्य में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद की नेता के तौर पर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली ममता ने तमाम मकाम अपने दम पर हासिल किए। अपनी जिद और जुझारूपन के चलते उनको सैकड़ों बार पुलिस और माकपा काडरों की लाठियां खानी पड़ी। इस जिद, जुझारूपन और शोषितों के हक की लड़ाई के लिए मीडिया ने उनको अग्नि कन्या का नाम दिया था। कांग्रेस में रहते हुए भी ममता ने कभी पार्टी के बाकी नेताओं की तरह माकपा की चरण वंदना नहीं की। वो उसके हर गलत फैसलों और नीतियों का विरोध करती रही। उस दौर में बंगाल में कांग्रेस को माकपा की बी टीम कहा जाता था। सादगी ममता के जीवन का हिस्सा रही है। सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल से उनका नाता कभी नहीं टूटा, चाहे वो केंद्र में मंत्री रही हों या महज सांसद। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके पहनावे या रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। निजी या सार्वजनिक जीवन में उनके रहन सहन और आचरण पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही रही कि वो जमीन से जुड़ी नेता हैं। वो चाहे सिंगूर में किसानों के समर्थन में धरना और आमरण अनशन का मामला हो या फिर नंदीग्राम में पुलिस की गोलियों के शिकार लोगों के हक की लड़ाई का, ममता ने हमेशा मोर्चे पर रहकर लड़ाई की है। ममता की जीवनी दीदी द अनटोल्ड ममता बनर्जी शीर्षक पुस्तक लिखने वाली पत्रकार सुतपा पाल कहती हैं, ममता देश की सबसे मजबूत इरादे वाली महिला नेताओं में से एक है। तो ये थी पूरी कहानी ममता बनर्जी की कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी शुरू करने की। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।